जो लोग खास होते हैं उनमें ऐसी क्या बात होती है? क्या उनके पास कोई असाधारण प्रतिभा होती है? क्या वो किसी फायदे वाली परिस्थिति में जन्मे होते हैं? इसका सिंपल जवाब है नहीं। सफल लोग हर तरह के बैकग्राउंड से आते हैं और हर कोई शुरुआत में शानदार सफलता नहीं पाता, लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन होती है, उनके शानदार आदत होती है। तो सवाल यह है कि सफल आदत क्या होती है और आप उन्हें कैसे अपना सकते हैं। आज की इस बुक समरी में आपको डिटेल में समझाएंगे कि अपने दिमाग को फिर से ट्रेन करके और बेहतर बदलाव के लिए 8 तरीके क्या है। सिर्फ एक नई आदत पर ध्यान देना भी आपको ज़्यादा केंद्रित और उत्पादक बनाने की दिशा में आगे ले जा सकता है। समरी के अंत में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको ज़रूर जानना चाहिए। वो है नॉर्मल होने के बजाय एबनॉर्मल होना क्यों बेहतर है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहला पॉइंट, सिलेक्ट वन गोल। क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में कुछ सकारात्मक बदलाव करने की ज़रूरत महसूस की है? शायद आपने पहले ही एक लिस्ट बना ली है उन छोटी छोटी चीज़ों की जो आप बदलना चाहते हैं, लेकिन एक लंबी लिस्ट बनाना इतना कारगर तरीका नहीं है सुधार करने का। लेकिन क्यों? ये एक सच है कि हमारी चेतना सिर्फ 5 से 9 अवधारण या सूचनाओं को एक समय में प्रोसेस कर सकती है। इस घटना का नाम चैनल कैपेसिटी है, जो पहली बार मनोवैज्ञानिक जॉर्ज ए मिलर ने 1956 में पहचाना था। चाहे आप कुछ पढ़ रहे हो या देख रहे हो, शब्दों से लेकर रंगों या संख्याओं तक, आपकी कार्यशील स्मृति एक समय में सीमित मात्रा में डेटा ही स्टोर कर सकती है। और कार्यशील स्मृति ही एक व्यक्ति के पास होती है पल पल के लिए, चाहे वो कोई भाषण दे रहा हो या गणित का समस्या सुलझा रहा हो। तो इस सीमा को देखते हुए एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश करना ओवरवेलमिंग लग सकता है। यह तब भी सच है जब आप एक साथ अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बदलने की कोशिश करते हैं। हर काम जो आप करना चाहते हैं उसके लिए अपने डेटा की ज़रूरत होती है। आपकी कार्यशील स्मृति सूचनाओं के बोझ से दब सकती है जब आप एक साथ कोई काम करने की कोशिश करते हैं। जब ऐसा होता है, महत्वपूर्ण डेटा ठीक से प्रोसेस नहीं हो पाता और आप गलती कर सकते हैं, या और भी बुरा, आपकी चेतना बंद हो सकती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक कंप्यूटर हैंग हो जाता है जब आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस एक साथ खोल लिए हो। खुद ऑथर ने यह समस्या खुद देखी है। लोगों ने उन्हें बताया है कि जब वो एक साथ अपनी ज़िंदगी में 2 या 3 चीज़ें बदलने की कोशिश करते हैं, वो अटक जाते हैं। लेकिन जब वो सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान देते हैं तो नतीजे अद्भुत हो सकते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में सुधार करने और सकारात्मक परिणाम पाने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप एक समय में सिर्फ एक चीज़ बदलने की संकल्प लें। पॉइंट 2, प्रायोरिटाइज टास्क्स एंड ऑर्गेनाइज टुमारो। लोग प्रोडक्टिव लगते हैं जब वो एक काम से दूसरे काम की तरफ जल्दी में भागते हैं, या कह सकते हैं मल्टीटास्किंग करते हैं, और ये इतनी हद तक होती है कि वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसी हरकत सिर्फ ये दिखाता है कि उनके पास टाइम मैनेजमेंट के खराब स्किल्स हैं। कल को प्रोडक्टिव बनाने का राज है आज उसको ऑर्गेनाइज करना। अच्छे से ऑर्गेनाइज करने का मतलब है अपने कामों को प्रायोरिटाइज करना। एक लिस्ट बनाकर 3 सबसे ज़रूरी चीज़ें जो आप हासिल करना चाहते हैं, इन कामों को पूरा करने के लिए ज़रूरी समय को भी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। फिर अपने 3 कामों में से एक चुन लें जो उसी दिन बिल्कुल ज़रूरी है। इस तरह से आप जो सबसे ज़रूरी है उस पर ध्यान देंगे, और ऐसे ही मुश्किल काम को भूलना या आसान लक्ष्य के लिए उसको एक तरफ करने की संभावना कम हो जाएगी। प्लस सिर्फ 3 कामों पर ध्यान देने से ओवरवेल्म होने के बजाय आपको अपने सभी स्टेज्ड गोल को पूरा करने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अपनी लिस्ट बनाने वक्त 3 ज़रूरी बातें याद रखना। पहली, बड़ी और जटिल प्रोजेक्ट को एक आइटम के रूप में लिस्ट ना करें। इसके बजाय बड़ी प्रोजेक्ट्स के अंदर छोटे और संभालने लायक कामों को ढूंढ के लिस्ट में जोड़ें। दूसरी, प्रायोरिटाइज और शेड्यूल समझदारी से करें। कल के लिए अपने सबसे ज़रूरी कामों को पहचानने और उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त समय शेड्यूल करें। बहुत सी लोगों के लिए लंच के बाद से लेकर 3 PM तक का समय बेहतरीन होता है बिना रुकावट के काम करने के लिए। तीसरी, उसको लिख के रखना। अपने प्लान को कागज़ पर लिखना सिर्फ याद रखने से ज़्यादा है। लिखना आपके दिमाग के एक खास हिस्से को सक्रिय करता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम कहते हैं। यह हिस्सा एक फिल्टर की तरह काम करता है और ज़रूरी जानकारी जैसे कि आपने जो लिखा है उसको आपके दिमाग के सबसे आगे रखता है। ऐसा करके आप एक प्रायोरिटाइज लिखित योजना के साथ अपने अगले दिन को जीतने के लिए तैयार होंगे। पॉइंट 3, मैक्सिमाइज द टाइम।
क्या आप कभी अपनी टू डू लिस्ट देखते हैं और सोचते हैं कि दिन में 24 घंटे से ज़्यादा होता तो अच्छा होता? अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आपके लिए 4 टिप्स है जो आपको सिखाएगी कि आपके पास जो टाइम है उसका सबसे अच्छा उपयोग कैसे करें। टिप नंबर 1, इंतज़ार में समय बर्बाद ना करें। शायद आपको लगता है कि अपॉइंटमेंट्स के बीच का समय इतना कीमती नहीं है, लेकिन ये छोटे समय के टुकड़े मिलकर काफ़ी घंटे बन सकते हैं। तो उंगलियों को घुमाने के बजाय या फेसबुक चेक करने के बजाय अपने एक्स्ट्रा समय को उपयोगी तरीके से बिताएं। शायद कोई ईमेल है जिसका जवाब दे सकते हैं या कुछ काम जो करना ज़रूरी है। टिप नंबर 2, प्रोक्रास्टिनेशन से बचने के लिए आस्क एंड चॉप टेक्निक का यूज़ करें। ये एक उपयोगी टेक्निक है जब आपको कोई ऐसा काम करना है जो शुरू करने में बहुत भारी लगता है। पहले अपने आप से पूछें, पहला कदम क्या होना चाहिए? फिर बस उस पहले कदम को पूरा करके उसे अलग करें और फिर से सवाल दोहराएं। किसी बड़ी प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आप बड़ी प्रोजेक्ट के स्केल से डर के बिना प्रगति कर सकते हैं। टिप 3, अपना गेम क्लॉक सेट करें। एक छोटे काम के लिए खुद को थोड़ा समय देकर एक चैलेंज बनाएं। जब आप अपनी डेडलाइन को पूरा करते हैं तो आप देखेंगे कि आप कितने खुशहाल हो सकते हैं और ये सीखेंगे कि वाकई आप कम समय में ज़्यादा कर सकते हैं। टिप नंबर 4, अपनी मीटिंग्स को सॉलिड गोल्स के लिए प्री स्ट्रक्चर करें। बिना ध्यान और लक्ष्य के मीटिंग्स समय की बर्बादी होती है। लोग मीटिंग्स में छोटे मोटे डिटेल्स पर ही ध्यान देते हैं। अपनी मीटिंग को उपयोगी बनाएं, उसमें एक फोकस देकर। मीटिंग को एक क्लियर गोल के साथ शुरू करें जो ये आउटलाइन करे कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। मीटिंग में हर कोई उसके फोकस से वाकिफ होगा और आप बाकी का समय उस गोल को हासिल करने में उपयोगी तरीके से बिता सकते हैं। मीटिंग से कुछ सवालों या प्रपोजल्स के लिए थोड़ा समय देकर बंद करें। इन टिप्स के साथ आप हर मिनट को जितना संभव उतना खुशहाल तरीके से उपयोग कर सकते हैं। पॉइंट 4, क्रिएट ए रिचुअल ऑफ योर न्यू लाइफस्टाइल गोल्स टू अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन बनाते हैं कि वो कोई बुरी आदत छोड़ देंगे या बेहतर शेप में आएंगे। दुख की बात यह है कि पुरानी आदतें या बुरा व्यवहार में वापस जाना कुछ हफ्ते में आम बात होती है। तो आप एक प्लान पर कैसे टिक सकते हैं और नई बेहतर आदतें कैसे विकसित कर सकते हैं? शुरुआत करें एक पॉजिटिव आदत की जो आप अपनाना चाहते हैं, उसकी एक रिचुअल बनाकर। रिचुअल बनाने का मतलब है कि हर रोज़ बिल्कुल वही काम उसी टाइम पर करना। अगर आप जिम ज़्यादा बार जाना चाहते हैं तो उस नई आदत को रिचुअलाइज करें और एक स्पेसिफिक टाइम सेट करें, जैसे कि दिन के सुबह 8:30 बजे, और उसके लिए कमिटेड रहे। अपने नए गोल को रिचुअल बनाकर आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने या पोस्टपोन करने का टेम्पटेशन कम होगा। लेकिन अगर आपको शक हो या आलस महसूस हो तो याद रखें कि आदतें बदलना वक्त के साथ आसान हो जाता है। जब आप आदतें बदलने की कोशिश शुरू करते हैं, आप ऐसी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं जहां पुरानी व्यवहार जैसे टेलीविज़न देखते हुए काउच पर लेटना बेहतर विकल्प लग सकते हैं। जब ऐसा हो, टेम्पटेशन को रेजिस्ट करें, खुद को याद दिलाकर कि एक नॉर्मल अस्थायी दौर है एक शानदार नई लाइफस्टाइल की राह में। आपको इन शुरुआती दौर से लड़ना पड़ सकता है, लेकिन जितना लंबा आप इसके साथ टिकेंगे उतना आसान हो जाएगा। अपने फाइटिंग स्पिरिट को बढ़ाने के लिए अपने आप से 2 सवाल पूछें। पहला, जब मैं ये लड़ाई जीतूंगा और अपनी नई आदत के प्रति कमिटेड रहूंगा तो मैं कैसा महसूस करूंगा? और दूसरा सवाल जो आपको खुद से पूछना है, अगर मैं हार मान लूंगा तो कैसा महसूस करूंगा? ये सवाल आपके अंदर ऐसे भावनाएं उत्पादन करेंगे जो आपको अपने लक्ष्य के प्रति टिकने के लिए प्रेरित करेंगे। अंत में कल्पना करें कि आपकी नई लाइफस्टाइल आपके लिए लंबी अवधि में कैसे चीज़ें बदल देगी। इसके लिए विजुअलाइजेशन का सहारा लेना मददगार होता है। अपने नए आप को एक स्वस्थ, उत्पादक और आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति के रूप में कल्पना करें। ये टेक्निक आपके गोल को दिमाग में रखती है और आपको उसके लिए लगे रहने के लिए प्रेरित करती है। इन बेसिक सोचने की टेक्निक्स को लागू करके कोई भी व्यक्ति नई आदतें स्थापित करने या लाइफस्टाइल में बदलाव करने के लिए कमिटेड रह सकते हैं, जब तक कि बदलाव अंत में स्वाभाविक ना हो जाए। पॉइंट 5, सेल्फ इवैल्यूएशन इज इफेक्टिव एज लॉन्ग एज यू फोकस ऑन द प्रोसेस। क्या आप कभी किसी काम को शुरू करने में हिचकिचाते हैं और डर लगता है कि कहीं गलती ना हो जाए? अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप एक परफेक्शनिस्ट हैं और ये आपके अपने आप को सही तरीके से आंकने में रुकावट बन सकता है। जब एक परफेक्शनिस्ट खुद का मूल्यांकन करता है तो वो कमजोरियों पर ज़्यादा ध्यान देता है।
बिना इस बात के कि काम को कुल मिलाकर अच्छे से किया गया है या नहीं। सबसे उच्च मानकों पर खुद को मूल्यांकन आधारित करके आप बस खुद को निराशा के लिए तैयार कर रहे होते हैं। आप या तो उन मानकों को हासिल ना कर पाने पर खुद को नीचा देखेंगे या फिर उम्मीद पर खड़ा उतरने पर भी अच्छे काम की सराहना करने का कोई कारण ना देखेंगे। इसमें नकारात्मक प्रतिशत मिल सकता है जो बदले में तनाव और कम आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। बेहतर तरीका है कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसकी सराहना करें। लेजेंडरी बास्केटबॉल कोच जॉन वेडन की सलाह लें। उन्होंने कहा था कि सबसे सफल लोग हमेशा खुद को उस समय क्रेडिट देते हैं जब वो बनता है। यह भी ज़रूरी है कि परिणामों पर ध्यान देने की बजाय प्रोसेस पर ज़्यादा ध्यान दें। सिर्फ परिणामों पर ध्यान देने से आप नहीं सीखेंगे कि आपको वो परिणाम पाने के लिए क्या करना चाहिए। जब आप प्रोसेस पर ध्यान देते हैं तो आप सीखेंगे कि आपके लक्ष्य को पाने के लिए क्या सबसे बेहतर काम करता है और आपको क्या सुधार की ज़रूरत है। एक सफलता प्राप्त लोग या रोज़ाना की डायरी बनाने पर विचार करें जो आपको अपने प्रोसेस का मूल्यांकन करने में और मददगार तरीके से मदद करेगी। अपनी डायरी शुरू करने के लिए हर दिन हासिल करने की उम्मीद वाले यथार्थिक लक्ष्य लिखें और बाद में अपने लक्ष्यों का मूल्यांकन करें। आपको अपने आप को 3 सवाल पूछना चाहिए। आज मैंने क्या अच्छा किया? दूसरा, कल के लिए मैं किस पहलू पर सुधार करना चाहता हूँ? और तीसरा, क्या एक चीज़ है जो मैं अलग तरीके से कर सकता हूँ? जब आप इन सवालों का जवाब देते हैं तो आप व्यवहार के आसपास लक्ष्य सेट करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं, ना कि बाहरी परिणामों पर। तो सफलता में योगदान देने वाले व्यवहारों पर नज़र रखें। वो आपको निरंतर प्रगति की दिशा दिखाएंगे। पॉइंट 6, हाउ टू थिंक एंड टॉक योरसेल्फ। क्या आपने कभी किसी काम को करने से खुद को रोका है? शायद आप नई नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते थे या प्रमोशन मांगना चाहते थे, लेकिन फिर सोचा क्या फ़ायदा, यह होने वाला नहीं है, मैं बस अपनी उम्मीदों को टूटने देखूंगा। ये एक बुरी आदत है जो आप बदल सकते हैं। अब खुद से कैसे बात करते हैं इसका असर आपके आत्मविश्वास पर पड़ता है। वक्त के साथ हम जो कुछ भी खुद से कहते हैं उस पर विश्वास करने लगते हैं। आप या तो खुद को नकारात्मक सोच से असफल होने के लिए मना सकते हैं या फिर खुद को प्रोत्साहित करके आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और सफलता की संभावना को बढ़ा सकते हैं। यदि आप किसी चुनौती के सामने महसूस करते हैं तो आप पाएंगे कि सकारात्मक विचार से खुद को निरंतर पोषित करके आप इवेंचुअली ज़रूरी आत्मविश्वास महसूस करेंगे कि आगे बढ़ सके। आखिर में आप कभी भी किसी चुनौती का सामना नहीं करेंगे अगर आप खुद को ये विश्वास नहीं दिलाते कि आप सफल होंगे। इससे एक कोच की तरह सोचो। जब कोई टीम कठिन मैच का सामना कर रही होती है तो कोच का काम होता है कि टीम को सकारात्मक संदेशों से जोश दिलाना और उन्हें मोटिवेट रखना। उम्मीद के बिना कोई भी कोशिश करने की जहमत नहीं उठता। एक और महत्वपूर्ण टेक्निक है जिसकी मदद से आप किसी भी समस्या को अत्यधिक सोचने से रोक सकते हैं। जब आप अत्यधिक सोचते हैं तो आपका दिमाग उस समस्या को एक एनालविया में बदल देता है जो आपको क्रियाहीनता में जकड़ सकता है। आपका मस्तिष्क तनाव हार्मोन छोड़ता है जो तनाव और किसी भी रचनात्मक बुद्धि के नुकसान की ओर ले जाता है। अक्सर अत्यधिक सोचने वाला व्यक्ति तनाव से बचने के लिए हार मान लेता है। एक गोल को प्राप्त करने का बहुत बेहतर तरीका है कि आराम से रहें और समस्या पर ध्यान देने के बजाय समाधान पर कंसंट्रेट करें। अपने पास उपलब्ध सभी चीज़ों का ज़्यादा लें जो टूल्स आपकी समस्या का हल करने में मदद कर सकता है। भारी काम महसूस करने के बजाय काम को डिवाइड करें, सकारात्मक सोचें और धीरे धीरे समाधान निकालें। पॉइंट 7, प्रैक्टिस स्पीकिंग कामली। बड़ी ग्रुप्स के सामने भाषण देना शायद आपको पसंद नहीं होगा, लेकिन हर प्रोफेशनल ये सीख सकता है कि कैसे एक अच्छा भाषण दिया जाए। यहाँ कुछ कुंजियाँ दी गई है जो आपको ये सीखने में मदद करेंगे। एक अच्छा प्रेजेंटेशन देने के 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तैयारी और अभ्यास। जब आप एक भाषण तैयार करते हैं तो आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका दर्शक आपके मुख्य विचार समझे। पहले पॉइंट में हमने सीखा कि दिमाग सिर्फ एक निश्चित मात्रा में जानकारी संभाल सकता है। इस पर आधारित ये जान ले कि आपके दर्शक को जुड़ा रहने के लिए एक अच्छी तरह से संचारित भाषण की जरूरत होती है। आपको अपने भाषण से उन तत्वों को भी हटा देना चाहिए जो श्रोता को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं या आपके संदेश को अस्पष्टित कर सकते हैं। इसके लिए अपने पूरे प्रेजेंटेशन को लिख लें और पहले और आखिरी 5 मिनट देखें। किसी भी ऐसी जानकारी को हटा दें जो अतिकृत लगती हो।
अपनी प्रेजेंटेशन को साफ और व्यवस्थित करने के बाद आप उसकी ऑडियंस के सामने डिलीवरी के रिहर्सल कर सकते हैं। अगर आप बहुत अधिक नर्वस हैं तो आप ऑकवर्ड लग सकते हैं कपड़े या बाल से खेलते हुए। स्टेज पर जाने से पहले आप खुद को ये विश्वास दिलाएं कि आप अच्छी तरह से तैयार हैं और भाषण को इतना रिहर्सल करे हैं कि आप उसे बिना किसी कठिनाई से बोल सकते हैं। दिन भर यहाँ तक कि भोजन के समय भी अपने भाषण के विस्तार को मन ही मन दोहराते रहे। यह मत भूलिए कि धीरे बोलना है और एक पॉइंट बोलने के बाद थोड़ा रुकना है। जो लोग शांत और मापदंड गति से बोलते हैं उन्हें अक्सर अधिक आत्मविश्वास वाले रूप में देखा जाता है जल्दी बोलने वाले लोगों की तुलना में। और रुकावट के लिए समय देकर आप अपने दर्शकों को आप जो पॉइंट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको बेहतर तरीके से समझने का समय देंगे। इसके विपरीत अगर आप एक एक करके बात करने की तैयारी कर रहे हैं तो दो महत्वपूर्ण बातें याद रखनी चाहिए। पहली, अपने आवाज़ के स्वर को शांत और मित्रपूर्ण रखें। इससे दूसरा व्यक्ति आराम से रहेगा। और क्या है, वो व्यक्ति आपके संदेश को अधिक ग्रहण करने के लिए तैयार होगा। दूसरे व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का मौका ज़रूर दें और जो वो कह रहा है उसको ध्यान से सुनिए। अगर आप धीरे बोलते हैं और अक्सर रुकते हैं तो इससे आपकी साथी को जवाब देने का अवसर मिलता है। पॉइंट 8, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सीक टू बी एबनॉर्मल। लोग नॉर्मल होने पर इतना क्यों अटके रहते हैं? क्या आप किसी महान कलाकार, लेखक या वैज्ञानिक के बारे में सोच सकते हैं जो नॉर्मल माना जाता था? नॉर्मल लोगों में कुछ लक्षण या वायरसेस होते हैं जो उन्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने से रोक सकते हैं, लेकिन एबनॉर्मल लोग इन वायरसेस से इम्यून होते हैं और वो इन्हें अपनी सफलता में बाधा बनने नहीं देते। जो वायरस आम लोगों को परेशान करता है वो है प्रोक्रास्टिनेशन। नॉर्मल व्यक्ति महत्वपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने से डरता है, असफलता की चिंता करता रहता है और ऐसे नॉर्मल व्यक्ति के लिए बहाने ढूंढना आसान होता है शुरू ना करने के लिए, कपड़े धोना, गंदा किचन इत्यादि। लेकिन एबनॉर्मल व्यक्ति बहाने नहीं ढूंढते। एबनॉर्मल लोग किसी भी रुकावट का हल ढूंढते हैं। अगर कुत्ता नोटबुक खा गया तो एबनॉर्मल व्यक्ति कुछ कागज जोड़कर नया बना लेगा। एबनॉर्मल लोग अपने भाग्य को कंट्रोल करते हैं, यह विश्वास रखते हैं कि वो अकेला ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। प्रोक्रास्टिनेशन से जुड़ा एक दूसरा वायरस है जो है चीज़ों पर ध्यान देना जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। नॉर्मल लोग अपने आप को उन चीज़ों से अंधा कर सकते हैं जो वो कंट्रोल कर सकते हैं। उन चीज़ों पर जुनूनी होकर वो कंट्रोल नहीं कर सकते। बाहर बहुत ठंड या बारिश हो रही है, पड़ोसी का कुत्ता भौंक रहा है, कॉफ़ी शॉप ने दाम बढ़ा दिया, ऐसी बातें होती रहती है। ऐसी चिंताओं पर ध्यान देकर आम लोग अपने जीवन के उन पहलुओं से दूर हो जाते हैं जो वो वास्तव में सुधार सकते हैं। एबनॉर्मल लोगों के लिए ऐसी चिंताएं समय और ऊर्जा की बर्बादी है। इसके बजाय वो उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो वो कंट्रोल कर सकते हैं और अपने जीवन के उन हिस्सों को सुधार सकते हैं। तो वही करो जो एबनॉर्मल लोग करते हैं। एक कदम दर कदम योजना बनाएं कि आप अपने जीवन में क्या सुंदर करना चाहते हैं और वो कैसे कर सकते हैं। आप एक लिस्ट भी जोड़ सकते हैं चीज़ों की जो आप कंट्रोल कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते, ताकि आप रास्ते में डिस्ट्रैक्ट ना हो। यहीं पर ख़त्म होती है आज की बुक समरी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट हमें और आगे ले जा सकता है।